नमस्कार साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसमें 2 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा पेपर होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको 2 पेपर्स के सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप वेदांत एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं और वहाँ पर जाएंगे, आपको दोनों जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे के भी सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप वेदांत एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट तैयार किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीधे हम क्वेश्चंस को। सिक्किम को कोड किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सिक्किम को कोड किया गया है THLJJL। सिक्किम को सीधे लिखते हैं हम कितना 19, 9, 11, 11, 9 और 13। इसको कोड क्या किया गया है T20H8 L12 फिर J10 फिर 10 और L12। अब इनको देखेंगे हम क्या रिलेशन इनमें बन रहा है। 19 के बाद 20, 9 के पहले 8, 11 के बाद 12, 11 के पहले 10, फिर 9 के बाद 10, 13 से पहले 12। मतलब क्या किया जा रहा है, एक बार आगे एक बार पीछे। इसी तरह से अगर मानपुर को देखा जाएगा तो पहले आगे बढ़ रहा है फिर पीछे आ रहा है। M के आगे क्या आएगा, N आएगा, फिर Z के A के जस्ट पहले Z आ जाएगा, फिर N के जस्ट बाद क्या आएगा O, फिर I के जस्ट पहले क्या आएगा I के जस्ट पहले क्या आएगा H, I के जस्ट पहले आ जाएगा H, फिर P के जस्ट बाद Q, फिर U के जस्ट पहले T, फिर R के जस्ट बाद S। ये अपना बन जाएगा, जहां मिलेगा वो आंसर हो जाएगा अपना QTS, सेकंड ऑप्शन ये आंसर बनेगा अपना। बढ़ेंगे अब अपन आगे। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जिस महाद्वीप में सबसे ज्यादा बड़े देश हैं वो महाद्वीप सबसे बड़ा होगा। तो महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा होगा, एशिया, जिसमें भारत, चाइना, रशिया जैसे देश शामिल किए जाते हैं, कजाकिस्तान वगैरह, मंगोलिया जैसे देश शामिल किए जाते हैं, वो महाद्वीप सबसे बड़ा होगा। अगला है जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो जमनी नदी का उद्गम स्थान है सागर में। और जमनी नदी के बारे में खास बात यह है कि ये बेतवा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यूपी में जाके बेतवा से मिल जाती है। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश की सबसे गंदी नदी मानी जाती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा इस मामले में कहा जाता है। किस प्रदेश के राज्यपाल की किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत वो पद ग्रहण अपना करता है। अगला क्वेश्चन है गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। तो विश्व की देवी माँ माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ठीक वैसे ही अगर तिब्बत की बात की जाएगी, तिब्बत के पास में आता है पामीर का पठार, जिसको दुनिया की छत कहा जाता है, वो भी हम याद रखेंगे। फिर ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। तो इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान जी ने की थी। ये आमिर खान अलग हैं, आमिर खान अलग हैं, ध्यान रखेंगे। ख्याल गायकी के लिए बहुत विख्यात हैं, बहुत जाना माना नाम है आमिर खान जी का, जो इंदौर घराने से संबंध रखते हैं। अगला वर्ष 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। तो आंसर होगा के विश्वनाथ जी को। आगे बढ़ेंगे। ताप्ती नदी का मूल नाम मूल कहाँ है। ताप्ती नदी मूल मतलब उद्गम स्थल कहाँ है। तो बैतूल के मुल्ताई ग्राम में। ताप्ती नदी के बारे में और क्या, इसको सूर्यपुत्री कहा जाता है। इसके तट पर स्थित खास शहरों में सूरत और बुरहानपुर आते हैं। और जो काकरापारा परियोजना जो गुजरात में परमाणु संयंत्र है वो इस नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में नर्मदा के समांतर ये नदी रिफ्ट में बहती है। आगे बढ़ेंगे। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो बोरी जो घाटी है वो होशंगाबाद में है और सागौन के लिए जानी जाती है, जहां बोरी घाटी परियोजना चल रही है सागौन के लिए। सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता का नाम विवेकानंद जी की वजह से सिस्टर निवेदिता पड़ा, क्योंकि वो इनको सिस्टर कहा करते थे। और इनका नाम था मार्गरेट नोबल, जो आयरलैंड से थी और मुख्य रूप से ये या प्रोफेशनली ये टीचर थी, जो बाद में आके भारत में बस गई थी और यहीं पर इनकी डेथ हुई थी। आगे बढ़ेंगे हम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ये करंट का क्वेश्चन था 2017 में। उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष या नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो पदेन प्रधानमंत्री हैं वो होते हैं। और उस समय पर पदेन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और आज भी नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है
तो नरेंद्र मोदी जी ही आंसर होंगे। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय, स्टैट का जो स्टैट जीके है उसका काफी फेमस क्वेश्चन, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये कहां पर है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में है, खड़गवासला पुणे में है, लेकिन यहां पर आंसर दिया गया देहरादून, जो पूरी तरह से गलत है। खड़गवासला पुणे में जो अकेडमी एनडीए है, इसके बारे में खास बात यह है कि ये दुनिया की मात्र ऐसी संस्था है जहां पर तीनों सेनाओं के कैडेट्स तैयार किए जाते हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना का, ये हम ध्यान रखेंगे, मात्र संस्था है ये। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, डाइस से पूछा गया है, जो मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर रीजनिंग के फॉर्म में पूछा गया है। पिछले पेपर में हमने देखा था रीजनिंग में भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें डाइस का क्वेश्चन पूछ रहा है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योग 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए, 10 या अधिक। 10 पर भी हमें काम करना है। 10 कैसे बनेगा? पहला सबसे छोटा लेते हैं, 4 और 10 बनाना है तो 6, और 4 के साथ 7 तो ले नहीं सकते ज़्यादा के लिए, फिर क्या लेंगे? 5 से बनाते हैं, 5 के साथ 5, फिर 5 के साथ 6, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब चलते हैं हम 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉम्बिनेशन जो हमें चाहिए। लेकिन बनेंगी कंडीशंस कितनी बनेगी? 6 इंटू 6 कंडीशंस बनेगी। 6 से कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगी 1/6। ये कंडीशन, ये बनेगा हमारा प्रोबेबिलिटी 10 या 10 से ज़्यादा योग आने का, तो आंसर होगा 1/6। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव किन्हें कहा जाता है? तो प्राचीन संगीत कला के लिए तानसेन जी का नाम अहम और खास हो जाता है। तानसेन जी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर में किसका मकबरा है? तो मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन जी का संबंध ग्वालियर से और रीवा से रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक विषम संख्या ज्ञात करो। विषम मतलब ऐसा नहीं कि कौन सी विषम है, ऑड नंबर नहीं पूछ रहा है, ये वाला ऑड नहीं है, ऑड 1 है। कौन सी अलग है सभी से? तो देखते हैं कौन सी अलग है। तो जब अलग का निकालना होता है, अलग संख्या देखनी होती है, तो विषम और अभाज्य हम सबसे पहले देखते हैं, फिर उसके बाद होल स्क्वायर, होल क्यूब वगैरह इन पर जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 7 13 20 31 43 57, यहाँ सीधे सीधे विषम का कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है। भाज्य अगर हम देखने जाएंगे तो 20 भी भाज्य संख्या और 57 3 से कट जाता है, 5 और 7 12, तो ये दोनों भाज्य हैं। तो भाज्य भाज्य का कंसेप्ट ना लग के इसमें लगेगा इवन और ऑड का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। बढ़ेंगे हम आगे। सीरीज के यहाँ भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचना है? कालिदास जी की। लेकिन यहाँ पर रघुवंशम को नाटक की कैटेगरी में शामिल किया है। नाटक नहीं है, ये एक महाकाव्य है। और इनके जो खंड काव्य थे, ऋतुसंहार और एक और खंड काव्य जो काफी फेमस रहा है कालिदास जी का। आगे चलेंगे हम। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस किसकी याद में या किसके लिए मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने की तिथि को मनाया जाता है। वो 24 जनवरी को प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे रीजनिंग का पूछा है। इसमें रीजनिंग में क्या पूछा है हमसे? 5 लोगों के बारे में क्वेश्चन दिया है इसने। 5 लोग दिए हैं, अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन्य और एलेनी। एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, अपन बिठा देते हैं, पंक्ति बना देते हैं। 5 लोग हैं एक बीच में। अब बोल रहा है चार्ल्स एकदम बीच में बैठा है, बिठा दिया चार्ल्स को पकड़ के बीच में। बशीर एक छोर पर बैठा है, बिठा दिया इसको, कोने में ले जाके बांध दिया इसको। फिर उसके बाद अरुण बैठा हुआ है, किसके बाद? बशीर के पास में अरुण बैठा है। लो भाई बैठ जाओ बशीर के पास में। दूसरे छोर पर कौन है? दूसरे छोर पर कौन है, इसके बारे में अपन से डाटा मांगा जा रहा है। साथ में क्या बोल रहा है? वह एलेनी के बगल में बैठा है। तो एलेनी कहाँ बैठी होगी? छोर के दूसरी जगह पर। एलेनी यहाँ है, तो बचा कौन? अकेला। बचा अकेला धन्य, जिसे कहीं पर भी नहीं बिठाया, ये धन्य पुरुष हैं और यही धन्य अपने आंसर हो जाएंगे। देखेंगे आंसर धन्य। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो गायब है उसको लेकर आना है, प्रकट करना है उसको। देखते हैं 5 के बाद कितना आगे बढ़ा? 4। 9 के बाद कितना आगे बढ़ा? 8। 17 के बाद कितना आगे बढ़ा? 12। 4 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 12 बढ़ गया। तो अब कितना बढ़ना है? 16 बढ़ना है। तो 29 से 16 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 29 और 16 45, मतलब 45। ये अपना आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे हम आगे।
अगला फिर से सीरीज का क्वेश्चन, इसमें आप फिल करोगे, जहां सही तुक बनेगा सीरीज बन जाएगी, वो अपना आंसर हो जाएगा। आगे जाएंगे और फिर लुप्त संख्या बतानी है, गायब संख्या बतानी है, वो प्रकट करनी है। करते हैं। 2 से कितना आगे बढ़ा, ये 3 बढ़ा आगे, फिर 5 से कितना बढ़ा 4, फिर 9 से 5, 3 बढ़ गया आगे, 4 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो अब कितना बढ़ेगा 6, 20। बोनस जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सीरीज में। अदरवाइज सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप करते रहो, क्वेश्चन हिलेगा नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे आराम से। 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तब उस समय के लिए आंसर था अपना भारत। लेकिन अगर वर्तमान में पूछता है तो लास्ट जो टूर्नामेंट था 2019 में, वो भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता घोषित किए गए थे, तो कोई भी उसका आंसर नहीं बनेगा फिर इसमें से। और पूछे जाने की संभावना भी कम है क्योंकि संयुक्त विजेता घोषित किए गए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्टैटिक का फेमस क्वेश्चन है, हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूरे 18 में से उत्तर पूर्वी का पूछा गया हमसे, तो कहाँ पर है? गोरखपुर में है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। और गोरखपुर अभी हाल फिलहाल क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया, तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी द्वारा, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन सीरीज से आ जाता है। सीरीज में देखेंगे क्या पूछा है हमसे, एक क्रम में है, गलत बताना है, गलत कौन सा दिया गया है सीरीज में, तो बता देते हैं। गलतियां निकालना तो अपनी आदत है हर चीज में। 1 से 3 कितना बड़ा? 2, फिर 3 से 7 कितना बड़ा? 4, 7 से 15 कितना बड़ा? 8 बढ़ गया, फिर 2, 4, 8, फिर कितना बढ़ेगा? 16, देखा बिल्कुल बढ़ा है। फिर कितना बढ़ेगा? 32, यहां देखा कितना बढ़ रहा है? 34 बढ़ रहा है, तो बढ़ना कितना चाहिए था? 32, और होना चाहिए था 63, तो गलत कौन सा हो जाएगा? 65। बढ़ेंगे हम आगे। प्लूटो इज कोडेड एज PTULO। अब देखो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इसी में चेंज करके लिखा है, तो फिर हम कोड पर सीधे नहीं जाकर इसी में देखेंगे क्या चेंज किया है। PLUTO, यहां लिखा है PTULO। एज इट इज किसको रखा है? देखो आप, ये जब आप देखोगे 1, 3, 5 पोजीशन जब आप देखोगे तो ये हमें क्या दिख रही है? एज इट इज पोजीशन दिख रही है। सिर्फ चेंज किसको किया है? सेकंड और फोर्थ को। तो यहां पर भी हम सेकंड और फोर्थ को चेंज कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे। तो ESIXT ये अपना आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स। अब वायरस इज कोडेड एट WGUQX। तो देखते हैं क्या कोड किया है इसमें। वायरस आ गया, खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस बहुत तेजी से चल रहा है। V को अपन कोड करेंगे 22, फिर कोड करेंगे I को 9, फिर उसके बाद R को कोड करेंगे 18, फिर U को कोड करेंगे 21 और S को कोड करेंगे 19। फिर ये लिख क्या रहा है, इसको कोड कैसे कर रहा है? W को क्या बोलते हैं? 23, फिर G 7, फिर आगे U 21, अगला U के बाद Q आ रहा है 17, फिर उसके बाद X आ रहा है 24। यहां देखेंगे हम पहले बढ़ा कितना? +2, फिर कितना किया? -2, फिर कितना किया? +3, फिर कितना किया? -4, यहां कितना किया? +5। तो कोई डेफिनेट ऑर्डर यहां पर बन रहा है क्या? U के बाद क्या कर दिया? Q 17। डेफिनेट ऑर्डर हम देखेंगे, कोई भी ऑर्डर बन रहा है +2, -2, +3, -3 होता तब भी हम चलते। यहां पर अपन को डेफिनेट ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑर्डर नहीं। आप इसको देख सकते हैं आराम से, कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि हम इसका आंसर सीधे सीधे बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 जो डिजिट्स हैं उसका 5 लेटर्स हैं उसका क्वेश्चन है, और यहाँ पर लेटर्स हैं 4, 3 और 4 7 लेटर्स हैं इसका क्वेश्चन है। तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हम सीधा सीधा रिलेशन कहीं बनाकर बता देंगे वो ठीक है इनने दे दिया, या इस क्वेश्चन में कहीं पर एरर कर दी होगी, आंसर फिर भी इनने ठीक दे दिया। आगे बढ़ेंगे हम, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। लुप्त संख्या चुनकर बताना है। लुप्त संख्या में क्या होगा? तो उस क्वेश्चन में वायरस ही था,
वो इन्फेक्टेड हो गया। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करो, करवा देते हैं। 1 से कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। फिर 9 से कितना बढ़ गया, 9 से देखो 8 बढ़ गया। फिर 17 से कितना बढ़ गया, बढ़ाकर देखोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, 16 बढ़ गया। तो फिर से कितना बढ़ेगा, यहाँ से कितना 16, 8 8 16 16, फिर 32 बढ़ेगा। तो 8 बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 49। तो आंसर बनेगा अपना 49। लेकिन इसके आगे आप देखोगे कितना बढ़ रहा है, ये 24 बढ़ रहा है। तो जरूरी नहीं है डबल से बढ़ेगा, 32 से बढ़ेगा जैसा अपन को लगने लगा था। तो ये टेबल से बढ़ रहा है, 8 ही टेबल चल रही है। तो अपना आंसर बन जाएगा 49 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे हम। ये क्वेश्चन कोडिंग का है, सीधे सीधे सामने लिखोगे, काटोगे, आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन सीधा होगा उसको नहीं बताया जाएगा, जिसमें बताने का लगेगा वो बताया जाएगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ विशेष समूह दिए गए हैं, इसमें एक को छोड़कर बाकी सभी में कुछ पैटर्न बन रहा है, एक में पैटर्न नहीं बन रहा है, वो देखना है। UWYPRTMNOACE। अब ACE से देखने को लग रहा है कहीं गैप की बात चल रही है, सभी में देखोगे कुछ ना कुछ गैप, लेकिन M के बाद क्या लिख दिया इनने, N लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। गलती तो पहचानना था। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया, तो उस समय पर मैसूर में आयोजित किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें 2020 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 107वां आयोजन होना था, 17। ये 3 से 7 जनवरी को कहाँ हुआ, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला कहाँ होना है, 108वां 108th होना है पुणे के सिम्बोसिस में होना। तो ये ध्यान रखेंगे। और पहला कब हुआ था, 1914 में हुआ था कलकत्ता में। ये कोलकाता याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 1914 कलकत्ता में पहला हुआ था, वो आप घटाकर भी देखोगे कैलेंडर के हिसाब से तब भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ये दे रहा है जोड़ने घटाने का क्वेश्चन दे रहा है। इसमें हैज की जगह पे एक्स या कुछ भी रख के जोड़ोगे घटाओगे, अपना आंसर अपन को आराम से मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है जिसमें बहुत बताने के लायक है नहीं कोई डाटा। तो चलेंगे हम आगे। साइन लगाना था इसमें, साइन कौन सा यूज करें, हाँ ऑप्शंस देख के पता चल रहा है साइन कौन सा यूज करें। तो इसमें साइन डालकर देखोगे आप एक एक करके, आंसर आपको जहां मिल जाएगा उस पर रुक जाएंगे। ये आ जाते हैं क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के। फिर से डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस अच्छे। कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी कुछ पशु पक्षी हैं। फिर सभी जीव पक्षी हैं। सभी जीव किसके अंदर आ रहे हैं, पक्षी के अंदर आ रहे हैं। ये बना दी हमने जीव। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु किसके अंदर आ रहे हैं, पक्षी के अंदर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। फर्स्ट गलत हो गया। सभी पक्षी जीव हैं, सभी पक्षी जीव के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जबकि जीव पक्षी के अंदर आ रहा है तो सेकंड भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जहां मिलेगा 1 और 2 वो अपना सही हो जाएगा। सभी पक्षी जीव हैं, सभी पक्षी जीव हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी जीव पक्षी हैं लेकिन सभी पक्षी जीव हैं ऐसा नहीं बोल सकते। तो दोनों अपने स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। देखेंगे कहाँ पर है, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही 2। इनका क्या आ रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है जो एक गलत आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप अपने में कॉन्फिडेंट रहें और देखें कौन सा सही है, वही ऑप्ट करके आए। पेपर के बाद जो सुधार के लिए भेजा जाता है, भेज दिया जाएगा, वो करेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ पर ये करेक्ट होके नहीं आया है, उन्होंने जो आंसर दिया वही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कुछ वर्ग आयत हैं, कुछ वर्ग आयत हैं। फिर सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। ये सभी आयत किस में आ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज में आ रहे हैं। ठीक है भाई, ला दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी समांतर चतुर्भुज आयत के अंदर आते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज आयत के अंदर आते हैं, नहीं, आयत इसके अंदर आता है। पहला गलत।
कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, कुछ समांतर चतुर्भुज में से कुछ हिस्सा आयत है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर है, तो कौन सा स्टेटमेंट, सेकंड वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर भी इनने सेकंड वाला आंसर दिया है, मतलब यहाँ पर ये ठीक है, अपने से मैच खा रहा है इनका आंसर। अगला क्वेश्चन, कुछ क्रमी इल्ली हैं, कुछ क्रमी इल्ली हैं, फिर कुछ इल्ली तितलियां हैं, कुछ इल्ली तितलियां हैं। उस तरह बनाएंगे नहीं क्योंकि हम कंफर्म नहीं है। कुछ तितलियां इल्ली नहीं है, कुछ इल्लियां क्रमी नहीं है, तो नहीं है के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, होने के बारे में कुछ के बारे में जानकारी है, तो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, ये अपना आंसर बनेगा क्योंकि होने की है, ना होने की कोई जानकारी हमें नहीं है। जहां होगा ऑप्शन हम चले जाएंगे, थर्ड ऑप्शन, इनने भी सही गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी पर्स हैंडबैग हैं, सभी पर्स हैंडबैग हैं, फिर कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं, कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं, कुछ पर्स बैकपैक हैं। पर्स कुछ किसके अंदर आ रहे हैं, बैकपैक में, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं बोल सकते हम। जो बैकपैक हैंडबैग हैं, जो बैकपैक हैंडबैग हैं वे पर्स नहीं है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ये भी नहीं है, तो ना तो एक ना दो अनुसरण करेगा। इनका आंसर बिल्कुल ठीक, ना तो एक ना दो। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, फिर से सीरीज से इनने खत्म किया है लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है गलत कौन सा लिया गया है यहाँ पे, तो देखेंगे गलत कौन सा लिया गया है। फिर से हमारी कहानी वही है, भाज्य और अभाज्य से अपन शुरू कर सकते हैं। देखते हैं 32 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस सीरीज को अगर 3-3 से चलाकर देखें तो हमें कहानी बिल्कुल ठीक मिल जाएगी। 3 यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ से 3 बढ़ा है, तो ये हमें मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, 37 की जगह अगर 38 आ जाता तो पूरी सीरीज 3-3 के डिफरेंस से पूरी हो जाती। तो ये था हमारा फर्स्ट सेक्शन। अब चलते हैं हम सेकंड सेक्शन पर। डायग्राम के इसमें क्वेश्चन आ गए, इसमें फिर से 5 क्वेश्चन हमें रीजनिंग के दिखने वाले हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है डायग्राम का, इसमें हमसे पूछ रहा है, एक सीरीज दे रहा है डायग्राम की, उसमें अगला कौन सा होगा, अगला कौन सा होगा देखते हैं। पहले जगह ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पर आ रहा है, अगले में मूव कर रहा है कितना, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, तीसरे सेक्शन पर 3 सेक्शन मूव कर रहा है। फिर उसके बाद इस तरफ मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 1, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है 3, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया 3, अब करेगा क्लॉकवाइज 1, तो कहां पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पे जहां मिल जाएगा अपन को वो अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम अपना आंसर हो गया। बढ़ेंगे अब आगे। अब हमसे यहां पर बोल रहा है नीचे दिए गए डायग्राम में अगली आकृति कौन सी होगी, अगला बताना है अपन को। वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है पहले पूरी तीली ली, फिर आधी बढ़ा दी, फिर आधी को पूरा कर दिया, फिर आधी ले ली अगली, फिर उस आधी को पूरा कर दिया। अब हमें क्या पता है इसके बाद क्या आने वाली है, आधी तीली आने वाली है। 3 पूरी और आधी तीली जहां दिखेगी वो अपना आंसर, और जो तीली आ रही है वो बिल्कुल बीचों बीच आ रही है, ये नीचे आ रही है, ये एक पूरी तीली आ गई, ये ऊपर आ रही है, ये बीचों बीच आ रही है, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इन दोनों को अगर ओवरलैप किया जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखना है अपन को। ओवरलैप करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ओवरलैप करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा वो देखना है। तो देखेंगे हम बॉक्स से अगर देखेंगे तो एक ऊपर बॉक्स, एक नीचे बॉक्स, जहां नहीं होगा वो हम हटा देंगे, यहां पर नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं एरो साइन हम देखेंगे, एरो साइन लगभग सभी में दिख रहे हैं। एरो साइन के बाद हम देखते हैं ट्राइंगल, एक यहाँ नीचे दिख रहा है, एक यहाँ, ये दोनों अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर का शेप बनेगा डायगोनल वाला। इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा है, ये हट जाएगा। फिर उसके बाद हम देखें नीचे जाकर ऊपर इस स्क्वायर को देखें, ये ओवरलैप कर रहा है, दोनों में दिख रहा है। फिर नीचे जाकर अगर हम देखेंगे, नीचे जाकर देखेंगे तो ये दोनों डायग्राम को ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। इसके जस्ट पास में यहाँ बन रहा है, यहाँ पर कैसा बन रहा है, वो क्रॉस के फॉर्म में बन रहा है, और इन दोनों को मिलाओगे तो क्रॉस के फॉर्म में डमरू की तरह बनेगा, जबकि यहाँ पर वो वैसा नहीं बन रहा है। तो आंसर बनेगा हमारा सेकेंड वाला। इनको थोड़ा सा ध्यान से हमें करना होगा।
अब आता है क्वेश्चन सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में हमसे बोल रहा है a माइनस बी का स्क्वायर करके बताओ कितना बनेगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a b से इसलिए लिया क्योंकि a और b इससे में कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/3 माइनस सॉरी प्लस यहाँ पर आएगा -2। इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 3 9 प्लस 1 10/3 -2 10 में से 6 घटाओगे बचेगा 4, 4/3 जहां दिखेगा वो अपना आंसर। बढ़ेंगे हम आगे, सिंपल फॉर्मूले, सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जैसे ही बोलेगा वर्तमान में पिता की आयु, फादर और सन, पिता की आयु 3 गुनी है तो 3x लिख लिया, यहाँ पर अपन ने x लिख लिया। ये वर्तमान की स्थिति है अभी, जबकि अभी से 15 वर्षों बाद मतलब 3x प्लस 15 और x प्लस 15 दोनों 15-15 साल बड़े हो गए कि आयु, पिता की आयु को क्या बोल रहा है, ये डबल है। अगर बराबर हमने लगाया तो बेटे को भी क्या कर दें हम, डबल। तो न्यूमेरिकली बाप बेटे दोनों बराबर हो गए। 2x होगा, यहां जाके घटेगा क्या बचेगा x। ये 15, यहां 15 दूनी 30, ये 15 यहां आके घटेगा तो क्या बचेगा 15 बचेगा, 15 बचेगा। तो x आ गया अपना 15। क्या जानना चाहता है हमसे, वर्तमान में पिता की आयु जानना चाहता है। तो 15 3 45, ये बन जाएगा 45। x की वैल्यू 15 आ गई, 45 जहां होगा वो अपना आंसर। बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स आगे, एज का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दाहिनी ओर मुड़कर। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है, तो वहां से रीजनिंग यहाँ पर भी पूछ सकता है वो। तो मैथ वहां पूछ लिया, रीजनिंग यहाँ पर पूछ रहा है, तो वो स्विचिंग चलता रहेगा। देखते हैं, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ऊपर की तरफ चला 4 किलोमीटर, फिर राइट हैंड की तरफ मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर ठीक से बना लेते हैं, नहीं तो बोलोगे सर उत्तर की जगह उत्तर पूर्व की तरफ जा रहे हो। 4 और 3, फिर बोल रहा है हमसे 3 किलोमीटर चलता है, उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब क्या पूछा है, डायगोनल। और बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, 3 4 और ये 5 जहां दिखेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस का सबसे फेमस क्वेश्चन है ये 3 4 5। मेबेल ने क्रमशः, अब ये मेबेल ऐसा लग रहा है जैसे कहीं फॉरेन की किताब से उठाकर ये क्वेश्चन ले लिया हो एज इट इज, क्योंकि मेबेल जनरली नाम इंडिया में सुनने को नहीं मिलता। ठीक है, जो भी है, जैसा भी क्वेश्चन है। मेबेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं 1.5 अमेरिकी डॉलर से, बिल्कुल ठीक है, डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। अपन मान लेते हैं इतनी ही रोटियां खरीदी, 3 और 2, एक कितने की, 2 की और एक 1.5 की। 3 अगर खरीदी कितने की, 2 की, तो कितना पैसा हो जाएगा उसका 6, और 2 अगर खरीदी 1.5 की, कितना पैसा हो जाएगा 3। ये हो जाएगा पैसा हमारा, और खरीदी कितनी, 3 और 2 5 खरीदी 9 की। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या बन जाएगा, एक का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 9/5। ये एक का कॉस्ट प्राइस है। वो जानना क्या चाहता है हमसे, वह 25% लाभ कमाने हेतु 1 दर्जन कितने की बेचेगा। तो ये कॉस्ट प्राइस है एक का। तो अपन सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9/5। 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब 125 में बेचना है। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पर 1 कमाना है, मतलब 5 बेचना है 4 के हिसाब से। और कितना, 1 दर्जन बेचना है। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से काटोगे ये 3, 9 3 27, जहां दिखेगा वो अपना आंसर हो जाएगा 27 अमेरिकी डॉलर अपना आंसर। चाहो आप रुपए में सोचकर इसको कर सकते हो, कैसे भी करोगे चलेगा। एक चोर 10 बजे एक कार चुराता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। चोरी का पता 11 बजे चलता है और उसको कितने बजे पकड़ा जाना है, 12:30 बजे। मतलब वो भाग कितना लिया, 60 के हिसाब से कितना भाग लिया, वो 60 के हिसाब से 2.5 घंटे वो भाग लिया। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, आधा घंटे में 30 किलोमीटर, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, तो 2.5 घंटे में 2.5 आवर में कितना चला जाएगा वो, 60 का 2.5 गुना।
2.5 टाइम्स, मतलब 150 किलोमीटर। दूसरे बंदे को जो 11 से चल रहा है, 11 बजे से चलना स्टार्ट करता है, कब पकड़ रहा है? 12:30 पर पकड़ रहा है। कितने घंटे में पकड़ रहा है? 1.5 घंटे में। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कितने के हिसाब से चल रहा है वो, 100 के हिसाब से चल रहा है। निकालना भी होगा, टाइम हो जाएगा अपना 1.5। क्या पूछ रहा है हमसे? स्पीड पूछ रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आ जाएगा स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। जहां दिखेगा वो अपना आंसर सीधे। बढ़ेंगे आगे। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखना चाहिए जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में दुगने को 2 दिनों में खत्म कर देते हैं। अब उनकी कार्य करने की क्षमता कैसी है? जो कुशल है 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं, who are twice। अब देखो फिर से यहां पर क्या आया, हिंदी में तो क्या दे रहा है? 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं। एक अजीब सी कहानी लग रही है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे, स्किल्ड वर्कर शुड बी हायर्ड हु आर ट्वाइस इफिशिएंट, मतलब उनकी कार्य क्षमता कैसी है? दुगनी है। तो यहां आप तर्क नहीं दे सकते, हिंदी में आपने नहीं लिखा है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कर देते हैं, करना पड़ेगा। तो 10 लोगों का काम है, कितने दिन का? 4 दिन का काम है। इसको किससे करवाने का बोल रहा है वो? इसके अतिरिक्त कुछ कुशल श्रमिकों को लेकर आ रहा है। अब अपन तो अकुशल से ही करवा रहे हैं, अकुशल से ही करवा लेते हैं, लेकिन अकुशल श्रमिक लेने कितने पड़ेंगे कुशल की तुलना में? दुगने, क्योंकि ये कैसे हैं? डबल एफिशिएंट है। तो 10 के साथ में अपन क्या ले लें? 2x ले लेते हैं। और दिन कितने? 2 से सॉल्व करेंगे, 4 को काटेंगे 2 बार, 10 दूनी 20 आ जाएगा। यहाँ होगा 10 + 2x, 10 उस तरफ जाके घटेगा, बचेगा 10, ये होगा 2x, 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 5। ये अपना आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे हम आगे। यदि एक टैंक का 3/5 भाग भरा हुआ है, ए 10 मिनट में टैंक भर सकता है, बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो बी बहुत तेजी से चल रहा है, तो अल्टीमेटली टैंक क्या होगा? खाली होगा। ए 10 मिनट और बी 6 मिनट। एलसीएम कितना होगा? टोटल काम टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 30। इसमें ए 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 हिस्सा भरेगा। बी कितना खाली करेगा? 5 हिस्सा खाली करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? 2 हिस्सा 1 मिनट में खाली होगा। लेकिन बोल क्या रहा है अपन से? टंकी कितना भरा हुआ है? टंकी 3/5 भरा हुआ है, मतलब 30 का भरा कितना है? 3/5। कितनी भरी है? 18। खाली करना है 18। 1 मिनट में खाली कितनी हो रही है? 2। तो 18 खाली कितने समय में होगी? 18 में 2 से भाग लगाओगे, 9 मिनट में ये टंकी जो 3/5 भरी है वो पूरी खाली हो जाएगी। जहां दिखेगा आंसर। बढ़ेंगे आगे। यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं, एक संख्या कितनी है? 35%। एक संख्या को ले लिया 100, ये कितनी बड़ी है? 35, तो 135। अगली कितनी है? 155। जानना क्या चाहता है? इन 2 संख्याओं का अनुपात जानना चाहता है। इसको हटा ही दिया फिर साइड में, इन दोनों का कंपैरिजन करवाना है। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 20 और 7 27, और यहाँ 30 और 1 31। जहां दिखेगा वो अपना आंसर, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है, किसी से कटेगी भी नहीं। 27 31 अपना आंसर हो जाएगा। 60 प्रेक्षणों का माध्य एवरेज 66 है। बाद में ये पाया गया कि 24 को गलती से क्या लिख लिया? 42 लिख लिया, मतलब एक्स्ट्रा लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करेंगे तो एवरेज कम हो जाएगा। कितने से कम होगा? गलती कितने की हुई? 24 और 18 42। 18 की गलती हुई कितनी संख्याओं पर? 60। तो करेक्शन जो होगा वो कितने का होगा? 18 का। लेकिन करेक्शन किस में होगा? माइनस में होगा। किस में से? 60 में से, सॉरी 66 में से, क्योंकि पहले एवरेज कितना था? 66। और जो गलती हुई है वो कितनी संख्याओं पर हुई है? 60 संख्याओं पर। 6 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। तो करेक्शन कितने का? 0.3 का। आंसर आ जाएगा 65.7। ये अपना आंसर बनेगा सीधे। कोई इसमें अपन को टोटल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गलती को अपन बराबर भाग में बांटेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ए, बी और सी, कहाँ भैया? ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बड़ा बना देते हैं। ए बड़ा है बी से 2 वर्ष, ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। आगे बोल रहा है जो स्वयं बी स्वयं
सी की आयु का दोगुना है, मतलब 2C है। ए बी सी की आयु का योग, तीनों की आयु का योग 27 है। अब ए बी सी दे रहा है, तीनों दे रहा है, लेकिन हम देखें दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो पूरे को किसके फॉर्म में ले चलते हैं, बी के फॉर्म में। ए की जगह क्या लिखते हैं, बी प्लस 2। बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी खुद लिखेंगे, और यहाँ सी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी बाय 2। बराबर में कितना लिखेंगे, 27। 2 यहाँ जाके घटेगा, 25 बन जाएगा। 1 और 1 2 और आधा 2.5, 2.5 मतलब 5/2। और यहाँ कितना 25। 2 यहाँ जाके घट जाएगा, 5 से काटोगे कितनी बार, 5 बार। तो b कितना आ जाएगा, 10। अब क्या जानना चाहता है अपन से, b की आयु जानना चाहता है, कितना आ गया, 10। सीधे अपना आंसर आ गया। x को एक कार्य का 1/3 पूरा करने में, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, काम में फ्रैक्शन में 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लग रहे हैं। अगर 1/3 में 4 दिन लग रहे हैं तो पूरे में कितने लगेंगे, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, x को लगेंगे 12 दिन। फिर उसके बाद बोल रहा है y को उसी कार्य को छठे भाग मतलब 1/6 करने में 3, तो पूरा करने में 18 दिन। उसके बाद z को उसी कार्य के आधे भाग को करने में 5 दिन लगते हैं, तो पूरे भाग को करने में 10 दिन लगेंगे। अब जाएंगे इसके एलसीएम पर। एलसीएम कितना बनेगा इसका, यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक करते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं, फिर x और z को रोक देते हैं। ठीक है, पहले अपन काम देख लें, काम कितना बन रहा है टोटल। तो 12, 18, 10 का एलसीएम आप लोगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 180। 12 से भाग लगाओगे कितनी बार, 15 बार। 18 से लगाओगे 10 बार, और 10 से लगाओगे 18 बार। ये बनेगा अपना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, काम स्टार्ट करवाया और 3 दिनों तक, यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक करते हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 18 और 10 28, 28 और 15 43, 43। तो काम कैसे चलेगा, 43 काम 3 दिन तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद कहानी क्या होगी, कौन छोड़ के चला गया, x और z। x छोड़ के चला गया, z छोड़ के चला गया, बचा कौन, अकेला y बचा। y काम को करेगा, शेष कार्य को पूरा करने में y कितना समय और लेगा। 10 के हिसाब से y कितने दिन काम करते रहेगा, x दिन, और टोटल काम हो जाएगा 180। 43 का 3 टाइम्स, 43 का 3 गुना हो जाएगा 129। 129 यहाँ जाके घटेगा, कितना बचेगा, 51। तो 51 में भाग लगाना है हमें कितने से, 10 से, 5.1 डेज। तो इसमें और कोई उटपटांग तरीका अप्लाई करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर मिलेगा 5.1 डेज। बढ़ेंगे आगे। 15 नंबर क्वेश्चन। राजू ने एक भैंस, बिल्कुल भैंस 10,000 रुपये की खरीदी। इतनी सस्ती अब भैंस नहीं आती, इतनी सस्ती गाय अब नहीं आती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है, चलते हैं अपन। 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 12% की हानि और गाय को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब ये फिगर ऐसा दे रहा है अपन को कि इतना बड़ा डाटा अपन ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपन डाटा क्या ले लें, 100 ले लेते हैं और 75 ले लेते हैं। 100 और 75, ये अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस में हमसे बोल रहा है भैंस को 12% हानि, मतलब 88 में वो बेच देगा। फिर गाय को 20% लाभ, इसका 20% निकालेंगे, 10% हो जाएगा, 1 पॉइंट लगा के 7.5। तो 20% कितना, 15। 15 इस पर कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। यहाँ 175 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना 178, 178। तो कितना कमाया उसने, 3 कमाया, कितने पर, 175। प्रॉफिट कितना, 3/175। 175 पर 3 कमाया, 25 से कैंसिल करोगे ये 5, ये 4 बार हो जाएगा कैंसिल, और ये 25 से करोगे 7 बार हो जाएगा। 4 तिये 12, भाग लगा रहे हो किसका, 7 का। 7 से भाग लगाओगे, एक बार जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 5, और भाग लगा रहे हो 7 से। ये प्रॉफिट हो जाएगा 15/7। जहां दिखेगा सीधे टिक करेंगे, नंबर पाएंगे, खुश होंगे, आगे बढ़ेंगे, वर्दी के बारे में सोचेंगे। अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 20 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। लड़कियों की पहले कितनी थी, 15। संख्या कितनी, 19। लड़कों की भी संख्या कितनी, 19। ये गर्ल्स और ये बॉयज़। पहले 16 थी, अब कितनी बचेगी, 15। फिर उसके बाद
नंबर ऑफ बॉयज पहले 20 थे, एक छोड़कर चला गया, कितने बचे 19। पहले 17 थी लेकिन कम कितनी हो गई 2, तो कितनी बचेगी 15। 17 से 2 कम होगी 15। अब दोनों की 19 संख्या 15, तो इसको सॉल्व क्या करना। अब वो क्या बोल रहा है, पूरी कक्षा की नई औसत आयु ज्ञात कीजिए। संख्या बराबर 15, मतलब हमें सीधे पता चल रहा है 15 औसत को 15 औसत में मिलाएंगे, आंसर क्या मिलेगा 15 मिलेगा हमें। अब देखते हैं जहां 15 होगा वो अपना आंसर, कहीं भी 15 नहीं है। अब आंसर क्या टिक करके हैं, 15 के पास में टिक कर देते हैं, जो दिखेगा यही टिक कर देंगे, और तो कुछ है नहीं ऑप्शन। बाकी सॉल्यूशन अपना यही है, एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है, कोई इसमें उल जलूल बात नहीं है, सीधा सीधा सॉल्यूशन है। इसको करेक्ट करवा लेंगे अपन व्यापम से, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो। बढ़ जाएंगे आगे। अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, ज़्यादा दिमाग लगा दिया। हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ था। हंसा का जन्म हुआ तो यहाँ मदर उसकी 31 ईयर की है। हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है। मतलब उसका जब जन्म होगा, ब्रदर का जब जन्म होगा तो उसकी मदर कितने की हो जाएगी 34 की। क्यों? क्योंकि वो हंसा से कितने साल छोटा है 3, तो उसका जन्म 3 साल आगे होगा ना कि पीछे होगा। जैसा लग रहा होगा आपके दिमाग में कि 3 साल पीछे चले जाएंगे, छोटा है, तो 3 साल बाद जन्म होगा। तो हंसा के टाइम पर मदर 31 की और ब्रदर के टाइम पर 34 की, लेकिन ब्रदर के टाइम पर फादर कितने हैं 35, तो डिफरेंस कितना है दोनों का 1 साल, जो हमसे पूछा गया। आंसर होगा 1। बढ़ेंगे आगे। कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है। 10%, 70 लोग टैंकर खरीद लेंगे 70 में। अब 70 अगर कहीं पर किसी दिन मिलने लग गया तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 10% रेट बढ़ जाता है तो कीमत 70 रुपये प्रति, जब कीमत 70 रुपये प्रति लीटर थी। श्री खन्ना अपने काम के लिए MG रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार से जाते हैं। अच्छी बात है भाई, जाते हैं। और 14 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज से प्रति माह लगभग अपनी अल्टो घुमाते हैं। 1000 किलोमीटर चलती है वो। अब 1000 किलोमीटर चल रहे हैं और इसमें क्या बोला गया है, गणना करने के प्रभाव को अमान्य रख के, मतलब आप कैलकुलेशन जो हाई है उसको इग्नोर कर देना और फिर बताना उसे अपनी यात्रा में कितनी कमी करनी चाहिए। किसकी वजह से? ये बढ़ने की वजह से, 10% बढ़ जाने की वजह से। तो स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, समझते हैं हम, पहले एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। वो 70 रुपये प्रति लीटर से 14 माइलेज की गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं और चल कितना रहे हैं 1000 किलोमीटर। तो पहले हम देखें वो खर्च कितना कर रहे थे। 1000 किलोमीटर में वो खर्च कितना कर रहे हैं, देखते हैं। पहले खर्च हम देखते हैं, पहले देखें पेट्रोल कितना ले रहे हैं, कितने लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। 1000 किलोमीटर चलना है, 14 से भाग लगाओगे तो पता चलेगा हमें कितने लीटर पेट्रोल लेना है। और हर एक के लिए खर्च कितना करना पड़ेगा, 70 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो 2 से काटेंगे, 7 से काटेंगे ये 10 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 5 बार कट जाएगा। मतलब खर्च कितना करना पड़ रहा है उनको, 5000 रुपये वो खर्च कर रहे हैं। अगर अभी वो 5000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो फिर आगे की कहानी क्या होगी। पेट्रोल का रेट कितना हो गया, 77 रुपये हो गया। अब आगे देखेंगे वो चलेंगे कितना, आगे देखेंगे वो कितना चलेंगे, 5000 रुपये उनको खर्च करना है, यही 5000 रुपये खर्च करना है। अब देखो पेट्रोल कितना आएगा, पेट्रोल किसके हिसाब से आएगा, 77 के हिसाब से आएगा। ये इतना लीटर पेट्रोल आएगा और इतने लीटर में वो चल कितना लेंगे, कितने के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से, 14 के एवरेज के हिसाब से। अब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये सॉल्व करके आएगा, आप अपने मोबाइल में सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्व करके आएगा 909, लगभग अप्रोक्स आएगा 909। अगर एग्जैक्ट देखने जाओगे 0.09 ये आते जाएगा। इसको अपन को क्या करना है, निगलेक्ट करना है, अमान्य रखना है। तो 909 और पहले कितना चल रहा था 1000, कितने का डिफरेंस आया आप देखोगे। ये जो डिफरेंस है ये कितने का हो जाएगा, 91 किलोमीटर। यही अपना क्या होगा आंसर। वो यही जानना चाहता था कितना कम वो चलेगा। तो ये एक पहला 3 पेपर के बाद अच्छा क्वेश्चन था जो एक लेवल लेकर आया क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी साथ में। आगे देखेंगे हम, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो अनुपात 7:3 हो जाता है। पहले कितना 5:3, फिर बना 7:3।
अब मिल्क और वाटर मिलाया, क्या मिल्क क्या कांस्टेंट था, वाटर, वाटर देखा पहले 3 था बाद में भी 3, कोई भी चेंज नहीं हुआ उसमें। तो फिर हम बोलेंगे अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो कहानी कैसी चल रही है, एज इट इज कहानी चल रही है। अगर कहानी एज इट इज चल रही है तो हम देखेंगे दूध बदला कितना, पहले 5 था फिर कितना हो गया 7, बढ़ कितना गया 2, जबकि आप क्या बोल रहे हो बढ़ाया कितना 5 लीटर। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 5 लीटर के बराबर है। जानना क्या चाहते हो हमसे, 1 यूनिट आ जाएगा 2.5 लीटर के बराबर। बताओ जानना क्या चाहते हो, नए मिश्रण में दूध की मात्रा, नए मिश्रण में दूध कितना 7 यूनिट, तो 7 गुना कर देंगे 2.5 का, 2.5 का 2 गुना करेंगे 14 हो जाएगा, फिर आधा और करेंगे 3.5 हो जाएगा, 14 और 3.5 17। ये कैलकुलेशन आप लोग जहां लगे आपको करना है आप कर सकते हो, 7 गुना कर दो दोनों तरफ आंसर आ जाएगा। 25 का 7 गुना 175 होता है, पॉइंट लगा दोगे। अगला सवाल, दूध में 5% पानी है, कहानी क्या है 5 और 95। इसे क्या करना है, 4% लाने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। अब इसे देखेंगे हम, इसे कितने लीटर तक लाना है, इसे करना है 96 और इसे करना है 4, ऐसे कुछ बोल रहा है। दूध में 5% पानी है, ये वाटर है, उल्टा लिख लेते हैं इसको, इजी रहेगा जैसा हम ट्रेडिशनली लिखते हैं। दूध कितना है 95%, पानी कितना है 5, दूध को करना है 96, यहाँ करना है 4, ये वाटर ये मिल्क, मिला क्या रहा है दूध, दूध मिला रहा है तो कांस्टेंट क्या रहेगा पानी। रेशियो देख लेते हैं, सिंपल सा रेशियो बना लेते हैं, इसे सिंपल रेशियो में 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, ये 19 और यहाँ 1, इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा 24 और 1। अब क्या हो रहा है, ये कहानी कैसी मिल रही है, सीधी सीधी मिल रही है। वाटर कांस्टेंट होना चाहिए, मिल्क वो बढ़ा रहा है, मिल्क कितना बढ़ा रहा है 8, यहाँ कितना बढ़ रहा है 19 से कितना बढ़ा 5 बढ़ा। तो 5 को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 5 ना होके है कितना 8 है, तो 1 कितना आ जाएगा 8/5। क्या जानना चाहता है, 8 लीटर दूध में, अच्छा 8 लीटर मात्रा वो बोल रहा है, सॉरी 8 लीटर दूध में मतलब 19 को वो कितना बोल रहा है 8 लीटर वो बोल रहा है, कितना मिलाया 5 मिलाया, 5 यूनिट मिलाया, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 8 इसको फिर से देखते हैं अपन, वापस से देखते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको, जैसा क्वेश्चन था उसी डाटा से अपन कर लेते हैं। पानी कितना 5, तो 95 और 5, यहाँ कितना 96 और 4, मिला क्या रहा है वो 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध मिला रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये 8 लीटर दूध है, टोटल कितना 8 लीटर, अच्छा वहीं से भी हो जाता 19 और 1 और यहाँ 24 और 1, मिलाया कितने यूनिट मिलाया 5। पहले क्या बोल रहा है, पहले कितना था टोटल 8 लीटर था, पहले यूनिट देखो कितनी है 19 और 1 20, तो 20 यूनिट को क्या बोल रहा है बच्चों, 20 यूनिट को बोल रहा है वो 8 लीटर, ऐसा उसने पहले बोला। अब अपन को पता चल रहा है मिलाया कितना, बड़ा कितना 19 से कितना हो गया ये 24 हो गया, 24 हो गया तो बड़ा कितना 5 यूनिट, 5 अगर लाना है 20 की जगह पे तो कितना इसे भाग लगाना पड़ेगा 4 से, दोनों तरफ 4 से भाग लगा दो, 8 में लगाओगे 4 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा, ये 2 लीटर। ये होगा सीधा सीधा क्वेश्चन और एक फिर से अच्छा क्वेश्चन ठीक ठाक जो अपन को सॉल्व करने के लिए मिला। अब बढ़ेंगे आगे हम, एक चाप द्वारा, फिर से देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन एडवांस का, एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे फिर समझ में आएगा क्या वो पूछ रहा है। ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल और क्षेत्र वो पूछ रहा है, क्षेत्र मतलब वो क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल वो हमसे जानना चाहता है 60 डिग्री एंगल, और व्यास कितना 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर होने का मतलब है त्रिज्या कितना उसका 7 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या वो दे रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है। अब अपन चलते हैं इसके क्षेत्रफल पर। अब स्टूडेंट पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन है कितना 60,
तो 60 पूरे वृत्त का कितना भाग है? 1/6, 1/6। अगर 1/6 है तो एरिया भी क्या होगा? 1/6। सीधी सीधी कहानी। तो पाई आर स्क्वायर का 1/6, ये अपना आंसर बन जाएगा। पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7 और यहाँ आ जाएगा 7 × 7 और ये 1/6। सॉल्व करोगे आप, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 7 गुना हो जाएगा 154। 154 में भाग अपन को लगाना है 6 से। लगाएंगे, 15 में लगाओगे 2 बार जाएगा, बचेगा कितना? 3, 34 हो जाएगा। फिर 34 में लगाओगे 5 बार जाएगा, 30 तक बचेगा कितना? 4। भाग लगा रहे हो किससे? 6 से। 2 बार काटोगे, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 25 2/3 जहां दिखेगा आंसर 25 2/3 देखेंगे। 25 2/3 अपना आंसर। मुस्कान लाएंगे चेहरे पे, आगे बढ़ेंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो डिसाइड करेंगे अच्छे स्टूडेंट में और जिनने नहीं किया होगा उसमें आता है या नहीं आता है। अब देखते हैं, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। तो भास्कर और सिस्टर, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, मतलब 5x है वो, और सिस्टर x है। 10 वर्ष बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु उसके 3 गुनी। ये ऐसा क्वेश्चन एक और पहले कर चुके हैं, 10 वर्ष बाद। यहाँ 10 वर्ष बाद ये कितना बोल रहा है? 3 गुना बोल रहा है। बराबर लगाना है तो दोनों इस तरफ 3 गुना कर देंगे सिस्टर को, दोनों न्यूमेरिकली बराबर हो जाएंगे। यूं तो नहीं हो सकते कभी। ये 3x है, इस तरफ जाके घटेगा, कितना बचेगा? 2x। 3 से यहाँ 30 होगा और 10 यहाँ जाके घटेगा तो 20, तो x कितना आ जाएगा? 10। तो सिस्टर की एज कितनी आ गई? 10। क्या जानना चाहता है? भास्कर की वर्तमान। भास्कर की वर्तमान क्या हो जाएगी? 10 से गुणा करोगे 50। ये अपना आंसर 50। बढ़ेंगे आगे। 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गई जो एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होती है, जिसमें 16.66। अब ये इसको 16.66 लिखा है, इसे हम समझेंगे इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होगा। इसका एक्चुअली में मीनिंग होगा 1/6 या 16.2/3%, जो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन में इसको बोला जाएगा 1/6। 16.2/3% को फ्रैक्शन में बोला जाएगा 1/6। मतलब 6 पर कितना प्रॉफिट हुआ? 1। 6 बेची, कमाया कितने का? 7 का। मतलब बेची कितनी? 6। 6 का सेलिंग प्राइस, 6 बेच दी, मिल क्या गया? 7 का कॉस्ट प्राइस, 1 का लाभ उसे मिल गया। 7 की कॉस्ट प्राइस 6 में ही उसने निकाल ली। अब क्या जानना चाहता है? 12 पुस्तकों को के विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, कितनी पुस्तकों के क्रय मूल्य। यहाँ 12 चाहिए, कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दो। 12 का SP, यहाँ 7 दूनी 14 का CP। 14 अपना आंसर जहाँ होगा टिक करेंगे, नंबर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एड्रेस देखना है, आप लोग देख लेना, ये जहाँ मैच हो वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जोड़ने का क्वेश्चन है, 15% इसका निकालना है, जोड़ना है तो वो आप कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, देख सकते हो सिंपल। हाँ, यहाँ आ जाते हैं, औसत अपन को निकालना है। औसत इसलिए हम बता रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, लेकिन बताते हैं समझना क्या होगा। इसमें डेविएशन से अपन सॉल्व करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जो अपना मन करता है वो अपन मान लेते हैं। वेरी कहाँ कर रहा है? 14 से स्टार्ट हो रहा है, 78 तक जा रहा है। बड़ा लंबी रेंज है इसकी। रेंज अगर पूछेगा तो 14 और 78 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 64 इसकी रेंज हो जाएगी, लेकिन वो पूछी नहीं है परास, पूछा है एवरेज। तो अपन कुछ भी मानेंगे, सहूलियत के लिए अपन क्या मान लेंगे? अपना आंसर क्या आने वाला है? 50। जो गलती होगी वो सभी में बराबर बांट लेंगे, बराबर बराबर। 1 2 3 4 5 6 संख्याओं में बराबर बांट लेंगे। देखते हैं क्या गलती हो रही है अपने आंसर मानने में। ये कितना आ रहा है? 14। कितना कम ले रहे हैं अपन? 36। ये 36 की गलती सीधे पहली संख्या में। अगली संख्या में 50 से कितने की गलती? -28 की गलती। अगले संख्या में कितने की गलती? -12 की गलती। अगले संख्या में कितने की गलती? 58 मतलब +8 की गलती। अगले संख्या में +28 की गलती। अगले संख्या में -26 की गलती। और इस गलती को बांटना है 6 बराबर भागों में। 28 से 28 कट जाएगा, और कहीं कुछ? कहीं भी नहीं। 36 और 12 48, 48 और 26, 48 और 26 हो जाएगा 74। 74 में से 8 जाएगा, 74 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 66।
और 6 में बराबर बांटना है, मतलब औसत कितना कम हो जाएगा, 11 जो हमने माना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 50 में से 11 घटा दो, आंसर आ जाएगा 39। या आपके पास ऑप्शन है, आप इन सभी बड़ी संख्याओं को जोड़कर 6 से भाग लगा दो तो भी आपका आंसर वही आएगा। ऑप्शन आपके पास है, यहाँ भी ऑप्शन आपके पास है, जय माता दी कर दो, वो भी नहीं करना पड़ेगा। चलेंगे आगे। x तथा y की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में 7 वर्ष के बाद। अब जब भी यहाँ एज रेशियो देगा, हम देखेंगे कि जो डिफरेंस होता है एज का वो कभी भी नहीं बदलता। दो भाइयों की उम्र का अंतर अगर अभी 2 साल है, जन्म के समय 2 साल है, तो वो मृत्यु तक नहीं, कहीं पर भी देखोगे आप तो वो 2 साल ही रहेगा जब वो जिंदा हो दोनों। तो 5 और 6, बाद में कितना, 6 और 7। अरे वाह, ये तो बराबर ही बना हुआ है, मतलब सीधा क्वेश्चन दे दिया। बढ़ा कितना, यहां से बढ़ा ये 1 और यहां से भी बढ़ा 1, और 1 को कितना बोल रहा है, कितने साल आगे हो गया, 7 साल। क्या जानना चाहता है, x की वर्तमान आयु, ये x और y लिखा था, यही वर्तमान से शुरू किया था। तो 5 कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। कितना भारी भरकम क्वेश्चन पूछा था, 35 आंसर। आगे चलेंगे। 8 टू द पावर 2 to 4 का विस्तार करेंगे तो अंतिम देखना है हमें क्या होगा। इसको आप देखोगे 4 से भाग लगा के, अगर इवन नंबर की पावर को 4 से भाग चला जाता है तो 6 आंसर, जो अगर नहीं जाता है बचता है तो उसे सॉल्व कर देते। लास्ट 2 डिजिट चेक करना पड़ता है। 24 में 4 से भाग जाता है, सीधे आंसर 6। चाहिए 2 की पावर होती, 6 की पावर होती, 8 की पावर है, इवन नंबर की पावर होगी, आंसर बनेगा अपना 6 जब पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो 6 अपना आंसर। बढ़ेंगे आगे। 3 कंपनियां UVW का औसत स्टॉक 545 है। फिर टोटल कर लेते हैं, U प्लस V प्लस W, 545 है, 3 गुना करेंगे 1500 और 135, 1635। फिर उसके बाद V प्लस X प्लस W का औसत कितना है, 678 है। टोटल करेंगे 1800 और 210, 2010 और 24, 2034। फिर उसके बाद V का कितना आ रहा है, V का हमें दे रहा है 477, 477, ये 477 है, यहाँ ले जाके क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। फिर क्या जानना चाहता है हमसे, Y भी है कहीं पर, V, X और W की जगह क्या ले रहा है, इसमें Y ले रहा है, करेक्ट कर लेते हैं। W की जगह क्या ले रहा है, वो Y ले रहा है। V हट जाएगा यहाँ से, सभी को जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 5 से भाग लगा के। अब उम्मीद है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ V कितना 477 यहाँ ले जाके घटा देंगे, जोड़ के 5 का भाग लगाओगे, आंसर मिल जाएगा। ये हमसे करने की उम्मीद आप ज़्यादा ना रखें, इतना तो कर ही सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब ये तो था एक सेक्शन जो अच्छा हमसे पूछा गया था। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं, आगे किस्मत कैसी रही इन बच्चों की। जो कल वाला रिव्यू देखकर आए होंगे, 17 वाला, जो अगस्त ये इससे पहले वाले दिन हुआ, तो वो बड़े खुश हो रहे होंगे, मैथ बहुत इजी आ रहा है। लेकिन यहाँ आके पता चल रहा होगा कि जिनने बताया वो झूठ बताया। तो पिछली डेट वालों ने सही बताया होगा, लेकिन आज फंस गए आप इस डेट वाले। कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या, टोटल भाग कितने हैं, 3। टोटल भाग 3 में से क्या बोल रहा है, 2 भाग लड़के हैं तो बचा 1 भाग लड़की, कितने में से, 3 भाग में से। तो आंसर होगा 3 में से 1, 1 आउट ऑफ 3, 1/3 कितने में से, 60 में से। 60 छात्र हैं तो 1/3, 60 का 1/3 निकाल दो, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इतने टफ क्वेश्चंस पूछ रहा है वो। ये आ गया थर्ड रूट निकालना है। 216 का तृतीय मूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 125 का क्या हो जाएगा, 5, 6 पंजे 30। क्या इसमें मार्कर चलाना। यदि एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग, मतलब 3 में से 3 भाग और 3 में से 1 भाग, तो 3 में से 3 भाग लिख देते हैं। एक संख्या मतलब 3 में से 3 भाग, पूरे भाग ले लिए, पूरी संख्या की बात कर रहा हूं। फिर 3 में से 1 भाग, तो टोटल कितने भाग हो गए, 4 भाग। 3 में से योग कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 4/3 किसी संख्या का x कितना आ रहा है, 24। 4 से काटोगे कितनी बार, 6 बार, तो x कितना आ जाएगा, 18। आंसर जहां होगा वो ठीक, लास्ट ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया ठीक ठाक।
अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको दो तरीके होने चाहिए आपके पास। एक तो देसी मेथड जिससे आप सॉल्व कर लो फैक्टर करके, या फिर दूसरा तरीका ये, आपको अगर यहाँ फैक्टर दे रहा है तो फैक्टर का मतलब होता है कि इन दोनों का इंटू करके क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर इन दोनों का इंटू करके 0 आने वाला है तो हर एक ब्रैकेट अपने आप में क्या होगा, 0 होगा। इस ब्रैकेट को आप 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5। देखो और कहीं पर ये ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको चेक करने में फायदा होगा। x माइनस 5 और x प्लस 8 को, x प्लस 8 देखो और कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो x प्लस 8 चेक करने के बजाय अपन चेक करते हैं पहले x माइनस 5। तो x माइनस 5 हम चेक करने जाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 5। अगर इसमें 5 पुट कर दें तो ये 0 बन जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। x की जगह 5 पुट करो, 25 25 और 15 40, 40 में से 40 घटाओगे क्या आ गया, 0। तो 1 से अपन को आंसर मिल रहा है। अब अपन को दूसरा भी चेक करना है। दूसरा कैसे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस के 8 पुट करना है अपन को x की जगह पर, 8 का वर्ग 64, फिर 3 गुना करेंगे 24, माइनस लगाना पड़ेगा और ये 40, 40 और 24 64, 64 में से 64 गया 0, मतलब सीधा पहला ही अपना आंसर हो जाएगा। खुश होके आगे बढ़ेंगे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया हमसे, द्विघात समीकरण हो गया। p प्लस 1 अपॉन p का वैल्यू दे रहा है हमें और क्यूब की पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा p प्लस 1 अपॉन p का क्यूब अपन को करना है और यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b और बराबर में कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब 5 1 2 512, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना दे रहा है हमें, 8, तो 8 थी 24, 24 यहाँ जाके घट जाएगा, p क्यूब प्लस 1 अपॉन p क्यूब, आंसर मिल जाएगा 488। बढ़ेंगे आगे, हट जा भैया। हाँ, ये आ गया एवरेज का क्वेश्चन। अब ऐसा लग रहा होगा ये सांख्यिकी आपसे पूछ लिया, तो थोड़ा सा दिल थाम कर रखें, ये सांख्यिकी नहीं है, औसती है इसमें। यहाँ औसत की जगह वो माध्य भी लिख सकता था मैं। अब बोल क्या रहा है, इस डाटा को पढ़ने का समझना, सॉल्व तो करना किसी ने सीख लिया हो पता नहीं, इसको पढ़ने का समझना। हम इसको स्टूडेंट मान के चलते हैं। 2 बच्चों के 5-5 नंबर आए हैं, 2 बच्चों के 5-5 नंबर आए हैं, टोटल अगर आपको करना है तो क्या बोलोगे, टोटल नंबर कितने हैं, 10। फिर 4 बच्चों के 15-15 आए हैं या 15-15 साल के हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 60, 15 चौक 60। फिर 7 बच्चों के 25-25 नंबर आए हैं, टोटल करोगे कितना हो जाएगा, 25 7 175। फिर 4 बच्चों के 35-35 आए हैं, 35 दूनी 70, 70 का दोगुना 140। 3 बच्चों के 45-45 आए मतलब 135। और बच्चे कितने टोटल, 2 और 4 6 और 7 13, 13 और 4 17 और 3 20। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 26। बढ़ेंगे आगे। अब ये घात और करनी का क्वेश्चन आ गया। a टू द पावर x प्लस 5 a टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को अपन लिखते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही लिखेंगे, सॉल्व करना है। a टू द पावर x प्लस 5 इंटू a टू दी पावर 2x माइनस 1 और a टू दी पावर x। अब 1 की जगह क्या लिखेंगे, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। अब सॉल्व करेंगे इसको, जो आपने सुना होगा वैसे ही अपन सॉल्व करेंगे। सुना क्या है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। जोड़ने के लिए x प्लस 5 और 2x माइनस 1, घटाने के लिए क्या, x, क्योंकि ये भाग में, तो x, ये वाला x उड़ा देते हैं, घट जाएगा। तो क्या बचेगा, a की पावर में, a की पावर में बचेगा यहाँ पे 5x, तो घट ही गया, प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू में a टू दी पावर 0। आधार बराबर, बराबर का चिन्ह तो घात भी बराबर। यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 बचेगा, 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 से भाग लगाओगे, आंसर बनेगा -2। जहाँ दिखेगा टपाक लगाएंगे, मुस्कुराएंगे, बढ़ेंगे आगे, वर्दी का सोचेंगे। ऐसे देख के बहुत पास में लग रही होगी ना वर्दी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सामने ही टंगी, उठा लेते हैं। गुणसूत्र इसमें स्थित होते हैं, तो गुणसूत्र न्यूक्लियस में स्थित होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, उनमें समझाने को बहुत ज़्यादा नहीं है, सीधे वो फैक्ट के तौर पर पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये समझाने का क्वेश्चन है, घर्षण से आवेशित नहीं होता। तो जो मेटल्स होते हैं,
मेटल्स में घर्षण की वजह से चार्ज नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उस पर चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे खोखले गोले पर, मेटल का अगर खोखला गोला लिया है तो उस पर बाहरी लेयर जो होती है उस पर चार्ज बन जाता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं बनेगा कितना भी मेटल को रगड़ते रहो, नहीं तो मेटल पर कोई काम नहीं किया जा सकता, फिर मशीन्स वगैरह बनाई नहीं जा सकती, अपने आप मशीन्स में करंट आना शुरू हो जाएगा अगर घर्षण से चार्ज उनमें बढ़ने लग जाएगा। यदि एक संख्या के वर्गमूल का 2 गुना 42 है, एक संख्या x है, इसका वर्गमूल करके 2 गुना कर दें, बेहतर होगा इसकी उल्टी प्रोसेस करें। वो बाद में क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है, तो हम पहले आधा कर दें फिर उसके बाद उसका वर्गमूल ले लें। देखो आधा करके वर्गमूल लो तो वह संख्या क्या है, सीधे ही कर लेते हैं। यदि एक संख्या के वर्गमूल का दोगुना, संख्या x है, इसका वर्गमूल का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 2 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट x आ जाएगा 21, वर्ग कर दोगे कितना आ जाएगा 441 आंसर। चलते हैं, खत्म होने वाला है पेपर अपना, 10 क्वेश्चन हो गए, 30 तो क्वेश्चन ही है टोटल। 1.5 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि 4% वार्षिक। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, 4% वार्षिक ब्याज दर बोल रहा है और फिर क्या बोल रहा है हमसे, फिर वो बोल रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही आधार पर दे हो, छमाही लेना है और जबकि ब्याज कैसा दे रहा है, वो वार्षिक दर दे रहा है, वार्षिक दे रहा है और लगाना किस पर है, छमाही पर। तो छमाही क्या होता है, वर्ष का आधा, तो ब्याज दर भी हम क्या ले लेंगे, 4% की जगह 2%। 2% का मतलब क्या होगा, 2/100 का मतलब क्या हो जाता है, 1/50, 50 पर 1, ये 50 और मिलेगा कितना, वापस कितना आएगा 51। 50 दोगे तो वापस कितना आएगा 51, 50 दोगे तो वापस कितना आएगा 51। ये 3 अर्धवार्षिक की कहानी है। इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1,25,000 और ये आ जाएगा 132,651। अब देखते हैं हमें क्या बोला है, बढ़कर कितना हो जाती है 132,651। क्वेश्चन में देखा डाटा 132,651 एज इट इज आ रहा है, मतलब ये अगर ब्याज अमाउंट मिल रहा है अपन को तो प्रिंसिपल क्या रखा होगा, 1,25,000, 1,25,000 3 जीरो आ जाएंगे, तो सीधा अपना यहाँ पे आंसर मिल रहा है 1,25,000। कहाँ है, लास्ट ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है, तो जो जीवाश्म ईंधन की सबसे खास प्रॉपर्टी होती है वो होती है दहन की, उसी वजह से हम जलने की वजह से हम उन्हें यूज करते हैं, बहुत तेजी से जलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसपास की भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके आसपास की भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं और परिमाप तो ये भी 5 होगा, ये भी 4 होगा। अनुपात के हिसाब से टोटल देखेंगे 10 और 8 18, ये 18 परिमाप हो रही है, लेकिन दे कितना रहा है 180, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 हो जाएगा, 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जानना क्या चाहता है, तो भुजाएं निम्न है, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 50 और 40, 40 और 50, एक ही आंसर सबसे पहला वाला अपन को सही दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। अब अम्ल की तरफ हम जाएंगे तो HCl दोनों के फॉर्म में दे रहा है और यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे HCl विलयन के फॉर्म में अम्ल होता है, लेकिन गैस के फॉर्म में अम्ल ये नहीं होता। ये फॉर्म के साथ मिलकर जो जल है, जल के अणु है, वातावरण में जल के अणु पाए जाते हैं, उनके साथ मिलकर ये एसिडिक नेचर बताता है, बाकी गैसियस फॉर्म में ये नेचर नहीं बताएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है तो वो मछली क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, उसका कारण होता है अपवर्तन। प्रकाश की चाल बदल जाती है पानी में तो अपवर्तन की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स D1 × D2/2 होता है। सीधा इसमें डायगोनल्स अपन को दे रहा है 18 × 12 18, 12/2, 2 से काटोगे 6, 18 का 6 गुना करोगे आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बनेगा। अगला 48 घन सेंटीमीटर
आयतन वाले घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ये है, तो उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब स्टूडेंट आसपास की वॉल, ना तो फर्श को शामिल करना है ना छत को शामिल करना है, मतलब कंसीडर क्या करना है, हाइट लेके चलना है और विड्थ लेके चलना है, चौड़ाई लेके चलना है, लंबाई भी साथ में चलेगी। अब हम देखते हैं होता क्या है, होगा आ जा भैया, इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम कितना होगा ये अपन देखते हैं। देखो वॉल्यूम कितना होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ये तो होता है टोटल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें छत और दीवार दोनों को शामिल कर लिया जाए। लेकिन फर्श क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, मतलब इस पार्ट को अपन हटा देंगे, बाकी से अपना आंसर आ जाएगा। बाकी क्या पार्ट बचेगा, L इंटू एच, 2H कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा B प्लस L। देखते हैं यहाँ रेशियो कितना, अच्छा आयतन ही दे रहा है पहले, L इंटू बी इंटू एच, तो सॉल्व कर लेंगे रख के, 3x इंटू 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 48, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 2, x बराबर 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6, 4 और 2, ये 6, 4 और 2 हो जाएगा, जिसमें हाइट हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 2 और लंबाई हो जाएगा 6, लंबाई की जगह 6 लिख दो, चौड़ाई की जगह, चौड़ाई बीच में 4 लिख दो, और 2, हाइट कितना सबसे लास्ट में 2, ये 10, 4, 4 गुणा 10 मतलब कितना आ जाएगा 40। बहुत सीधा क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए। पार्ट्स का मतलब क्या होगा, सिर्फ वॉल्स होगा। ये एक और अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक लगा होता है। प्लास्टिक इसलिए लगा होता है कि कोई उसे टच भी कर ले तो कोई फर्क ना पड़े, मतलब वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, कुचालक की तरह काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका को चुनिए। जो तंत्रिका नर्व होती है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, तंत्रिका कोशिका नर्व सेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। तो ये भी सीधा क्वेश्चन, जो बैक्टीरिया होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होता, बाकी सभी मैच्योर्ड कोशिकाएं होती हैं, कवक, पशु, पौधे वगैरह सभी। हृदय किससे बना होता है, तो जो हृदय होता है वो मसल में शामिल किया जाता है, मतलब पेशियों में शामिल किया जाता है, तो पेशीय मस्कुलर टिश्यू इसको बोला जाता है। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन है। अब ये बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये अनैच्छिक होगा, इसको याद करके अपन रखेंगे सीधा सीधा। निम्न प्रदत्त सूची में उस वस्तु का चयन करें, पेपर अपना खत्म होने वाला है, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब प्रकृति हमें नहीं देती है। तो प्रकृति हमारे पास क्या पहले से नहीं था, बिजली, जल, वायु, मृदा। मिट्टी पहले नहीं थी, वायु पहले नहीं थी, जल पहले नहीं था, बिजली पहले थी, नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा, बिजली। 24वां क्वेश्चन, विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर में कौन करता है। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, प्लाज्मा। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, उनकी परिधि का अनुपात, परिधि में क्या आ जाता है, परिधि होता है उनका, किसी भी वृत्त की परिधि होती है 2πr। ना तो 2 का रेशियो पूछेगा ना पाई का रेशियो, पूछ किसका रहा है वो, r का रेशियो। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r का रेशियो आ जाएगा, वर्गमूल इसका सीधे करेंगे क्या आ जाएगा, 7:9। जहां दिखेगा वो अपना आंसर 7:9। अगला क्वेश्चन 26वां, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3, 7, 6, 2 के अनुपात में, तो सबसे छोटा कोण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360 डिग्री। 3 और 7 10 और 6 16 और 2 18, 18 को बोल रहा है 360 है, तो 18 अगर 360 है तो एक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एक हो जाएगा 20। तो पूछ किसके बारे में रहा है, 2 के बारे में, तो 2 कितना हो जाएगा सबसे छोटा, 20 दूनी 40, ये अपना आंसर बन जाएगा।
आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 है, मतलब 90% कितना है 9,000, 90% है 9,000, तो 1% कितना आ जाएगा 100, तो 100% कितना आ जाएगा 10,000। ये अपना पेपर खत्म होने वाला है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि क्या हो, घर्षण में वृद्धि हो, जो सरफेस एरिया है घर्षण वाला वो बढ़ जाए, जो पकड़ है ग्रिप है वो बढ़ जाए। प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम, जो एगर मेथड होता है, एगर मीडियम जो यूज किया जाता है वो रेड सेवाल को यूज किया जाता है, रेड एल्गी को यूज किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु, बहुत फेमस क्वेश्चन है सभी एग्जाम का, क्या यूज किया जाता है, फिलामेंट यूज किया जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज का पेपर, जो थर्ड पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन बहुत पसंद आएगा। जो भी आपका कमेंट हो या प्रॉब्लम हो, आपके डाउट्स हो, वो कमेंट बॉक्स में डालें, और इसी तरह से आपको लगभग सभी पेपर्स के सॉल्यूशन बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर और मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।